नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे पर सुरक्षा अलर्ट। हरिद्वार में 700 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत सख्त निगरानी। खगड़िया में नितिन नवीन के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उत्सव। कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त जोश। सुप्रिया सुले ने बीएमसी चुनाव और राजनीतिक समीकरण पर उठाए सवाल। पीएम बजट और चीन नीति पर भी की टिप्पणी। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय ने किया वारंट जारी। फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एसआईटी ने तेज की कार्रवाई। आईआईटी कानपुर में फिर आत्महत्या। पीएचडी शोधार्थी ने कैंपस की 6वीं मंजिल से लगाई छलांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार जनपद पे प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में सुरक्षा ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के आईजी एसके मीणा ने सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की। आईजी ने बताया कि दौरे को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके तहत विभिन्न जनपदों से 700 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई और खुफिया तंत्र को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया। उन्होंने कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण रूट और कार्यक्रम स्थलों की जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी व्यवस्थाओं पर वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी निगरानी रहेगी। वीआईपी महोदय का हमारे यहाँ पर एक भ्रमण कार्यक्रम है जो जनपद पौड़ी और हरिद्वार दोनों जगह पे है। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमारे पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध हो गया है। तो हम लोग इस पूरी वीआईपी जो कार्यक्रम है इसको सकुशल संपन्न करवाने में सफल रहेंगे। सर, कितनी पुलिस फोर्स यहाँ? तकरीबन 700 से ज़्यादा पुलिस बल हमारे यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, जो इसका पूरा कार्यक्रम है सभी जनपदों में मिला के। सर, कहाँ सर? ये सब वीआईपी प्रोटोकॉल है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती, ना रूट की, ना लोकेशन की, ना कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर भी मोटा-मोटा किस तरह के कार्यक्रम है? सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नालंदा में 21 और 22 जनवरी को खेल उत्सव का आयोजन होगा। सांसद कौशलेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेल उत्सव में बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी अवसर पर सांसद ने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में एनडीए आगामी चुनाव में बंगाल को फतह करेगी। खगड़िया में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के शपथ ग्रहण के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और भाजपा जिंदाबाद तथा नितिन नवीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में जमकर आतिशबाजी, पटाखे और फुलझड़ियों का भी आयोजन हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि एक युवा नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी का युवा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है और खगड़िया एवं बिहार वासियों के लिए एक खुशी का अवसर है। कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता, कार्यकर्ता और नेत्री उपस्थित रहे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये हम लोगों में युवा मोर्चा में और खासकर बिहार के भाजपा के नेताओं में बहुत ही बड़ी खुशी। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, बिहार के लिए खुशी का दिन है, इसलिए करके कि आज माननीय नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आज उनकी घोषणा जो हुई है, खगड़िया के साथ साथ पूरे बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं का खुशी का दिन है। बिहार के लिए तमाम जनता का खुशी का दिन है। जो बीजेपी को मानने वाले लोग हैं उनके लिए खुशी का दिन है, तमाम कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन है, तमाम नेताओं के लिए खुशी का दिन है। और मैं खगड़िया जिला वासियों की ओर से, खगड़िया के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बिहार के लाल और जो एक युवा, जो बिहार के युवा को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया, ये बहुत बधाई हो आपको और खगड़िया वासी के लिए। एक बिहार
एनसीपी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने बीएमसी चुनाव और अन्य अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव के नतीजों का गंभीर आत्मचिंतन जरूरी है। कितनी सीटें मिली हैं, कहां वोट मिले हैं और कहां नहीं। सुप्रिया सुले ने बताया कि शिवसेना सहयोग थी लेकिन कांग्रेस को शामिल नहीं किया जा सका। उन्होंने होटल पॉलिटिक्स और महायुति के कंफ्यूजन की भी बात कही और कहा कि महाराष्ट्र की हर पार्टी इस समय स्थिति को लेकर असमंजस में है। वोटिंग पैटर्न पर उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और कॉरपोरेशन चुनावों में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं और अगले 10 से 15 दिन में पूरे समीकरण का विश्लेषण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि पीएम को बोलने का अधिकार है लेकिन देश में 50% से अधिक लोग मतदान नहीं करते और इस बार नोटा का भी प्रभाव नजर आया। राष्ट्रपति के भारत दौरे और जियोपॉलिटिक्स पर उन्होंने कहा कि एमईए से ब्रीफिंग ली जाएगी ताकि चीन के साथ संबंध, टैरिफ और वैश्विक हालात समझे जा सके। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि कई उम्मीदें हैं लेकिन सरकार का सैलरी और टैरिफ पर स्टैंड स्पष्ट नहीं है। सुप्रिया सुले ने कहा कि बजट सत्र में चीन और टैरिफ नीति पर सवाल उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी शुभकामनाएं दी। आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतने वोट्स हमें कम क्यों मिले। हमको वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि आगे कैसे जाना है, कहाँ हम कम पड़े, क्या कारण है, तो सबका होमवर्क करना पड़ेगा। और साधारण आप देखें तो हर राज्य में जो सत्ता में होते हैं ना, उनके ही लोकल बॉडीज इलेक्शन में जीत होती है। वो तो एक बात है, फिर भी वो वास्तव है, लेकिन फिर भी हमको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि ऐसे क्यों हुआ। नहीं, हम तो थे कांग्रेस, शिवसेना और हम तो साथ में थे ही। कांग्रेस हमारे साथ नहीं, और संजय राउत साहब हो, उद्धव जी हो, मैं खुद हूँ, हमारी बहुत कोशिश रही कि कांग्रेस पूना, पिंपरी चिंचवड़ और मुंबई में हमारे साथ जाए, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। नहीं, बाकी उनकी महायुति भी कंफ्यूज है ना, हम थोड़ी कंफ्यूज है, वो भी कम कंफ्यूज है। इतने सत्ता में है फिर भी वो भी कंफ्यूज ही है ना। महाराष्ट्र का हर पार्टी कंफ्यूज है, हर अलायंस कंफ्यूज है पार्टी से ज्यादा। नहीं, कह नहीं सकते क्योंकि हर तरह वोटिंग पैटर्न अलग रहा है महाराष्ट्र में। ऐसे वन साइज फिट्स ऑल नहीं हुआ है। जैसे लोकसभा में वन वे वोटिंग हुआ और विधानसभा में वन वे वोटिंग हुआ, कॉरपोरेशन में हर एरिया में अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक 10-15 दिन में पूरा उसका एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि ये ऐसे डिसरप्शंस क्यों है। हर जगह स्टैंडर्डाइज वोटिंग नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री ने कहा है, जब मुंबई बीएमसी के रिजल्ट आया तब उन्होंने आसाम में कहा कि लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। 29 राज्यों में से 25 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी को पसंद किया है। 90% लोग जो है उससे ज्यादा लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? और देखिए, देश के प्रधानमंत्री है, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन इस देश में 50% से ज्यादा वोटिंग ही नहीं होता। तो 50% लोग तो वोट ही नहीं कर रहे इस देश में। उसमें से 30% या 20-25% उनको वोटिंग करते हैं। तो उस हिसाब से अगर गिनती करो तो 25-30 70% का लोगों का तो ओपिनियन ही नहीं। और इस बार आपने देखा है नोटा कितना चला है। नोटा मतलब वो नोटा नहीं, वो तो आपने टीवी पे दिखाया, वो दूसरा वाला नोटा बटन दबाने वाला, वो बहुत चला है। ऐसा डेटा दिखा रहा है भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार। नेता आरसीपी सिंह, जिन्होंने पहले नीतीश कुमार के साथ काम किया था, फिर से जदयू में शामिल होने की संभावनाओं के बीच राजधानी पटना में चर्चाओं का केंद्र बन गए हैं। हालांकि अभी तक आरसीपी सिंह ने पार्टी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जदयू कार्यकर्ताओं ने राजधानी के प्रमुख चौक चौराहे पर पोस्टर लगाकर उनकी संभावित वापसी का स्वागत किया है। इस कदम से संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व आरसीपी सिंह के शामिल होने को लेकर उत्साहित है और इसे बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है।
नेताजी पार्टी में शामिल हुए नहीं, लेकिन नेताजी के लिए जो है राजधानी पटना के चौक चौराहों पर जो है पोस्टर लगना शुरू हो गया। बता दें कि हम उस नेता के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो नेता कभी जनता दल यूनाइटेड के साथ कंधों से कंधे मिलाकर चला करते थे, लेकिन एक वाक्य जो हुआ 2022 में, उसके बाद जो है उनको जो है जदयू से नाता तोड़ना पड़ा। आरसीपी सिंह के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। बता दें कि आरसीपी सिंह पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे और इसके साथ ही साथ पूर्व में जनता दल यूनाइटेड के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। लेकिन अब जो चर्चा है तेज हो गई कि वो पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अब पार्टी में शामिल होने के लिए जो है उनका कार्यकर्ताओं के जो है द्वारा जो है स्वागत भी करना जो है शुरू हो गया है। लगातार जो है कार्यकर्ता जो है पोस्टर लगाकर आरसीपी सिंह को जो है स्वागत कर रहे हैं। लिखा हुआ है, देखिए जदयू कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। जदयू कार्यालय है, ठीक, अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे जदयू कार्यालय को दिखाइए, ये जदयू कार्यालय है और जदयू कार्यालय के ठीक सामने पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है जदयू परिवार में वरिष्ठ नेता माननीय श्री आरसीपी सिंह और बड़े भाई इंजीनियर निशांत कुमार जी का हार्दिक स्वागत है। बता दें कि अभी दोनों नेता जो है पार्टी में शामिल नहीं हुए, चाहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हों, उनको लेकर भी कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि वो भी जो है पार्टी में शामिल होंगे और खरमास के बाद जो है कभी भी उनकी जो है एंट्री हो सकती है। लेकिन खरमास खत्म हो गई, लेकिन अभी तक उनकी भी एंट्री नहीं हुई, नहीं तो आरसीपी सिंह की एंट्री हुई। आरसीपी सिंह लेकिन लगातार जो है अब नीतीश कुमार का गुणगान गाते दिख रहे हैं। हाल ही में जब एक दही चूड़ा के कार्यक्रम में जब पहुंचे थे आरसीपी सिंह, तो नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया था, तो नीतीश कुमार के प्रति वो सकारात्मक दिखे और उन्होंने कहा कि 25 सालों तक हमने नीतीश कुमार के साथ काम किया है, हम बखूबी से नीतीश कुमार को जानते हैं। और इसके साथ ही साथ बता दें कि जो है वो आरसीपी सिंह का अगर विषय अगर राजनीतिक देखते हैं तो आरसीपी सिंह जब जदयू में शामिल हुए थे और जदयू में लगातार जो उनका कद बढ़ा था, उसके बाद जो फिर जब जैसे ही जदयू से उनको झटका लगा उसके बाद उन्होंने जो है बीजेपी में जाकर शामिल हो गया। लेकिन बीजेपी में जैसे ही नीतीश कुमार की फिर से एंट्री होती है, एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनती है 2024 में, तो फिर वो जो है बीजेपी से भी नाता तोड़ लेते हैं और सीधे वो एक अपनी पार्टी बनाते हैं। पार्टी बनाने के बाद जब उनकी पार्टी और संगठन मजबूत नहीं होती है तो फिर पार्टी को जो है ले जाकर प्रशांत किशोर के साथ विलय कर देते हैं और फिर प्रशांत किशोर के साथ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी उनको कोई सीट, एक भी सीट हासिल नहीं होती है। चाहे वो अपनी बेटी की अगर बात कर ले, उनकी बेटी जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे अस्थामा से, वो भी सीट हासिल नहीं कर पाते। तो उसके बाद जो है अब जो है अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए जो है आरसीपी सिंह जो है अब नीतीश कुमार का जो है गुणगान गाने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की पार्टी में वह कब शामिल होते हैं और निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनकी जो चर्चा है वो अभी कब शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या आरसीपी सिंह अगर शामिल होते हैं तो आरसीपी सिंह का क्या कद होगा और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बेटे जब शामिल होते हैं तो उनका क्या कुछ पार्टी में कद होने वाला है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। मुंबई में चुनाव आयोग के दफ्तर के भीतर घुसकर धर्मवीर संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रतिष्ठान के अनुसार 5 जनवरी को आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की गई थी। साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि मांगे नहीं मानी गई तो समर्थक आमरण भूख हड़ताल पर बैठेंगे। महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि आयोग उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है, जबकि प्रतिष्ठान के मुखिया इस समय महाराष्ट्र के धाराशिव में भूख हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि पहले भी चुनाव आयुक्त मिलने नहीं आए और आज भी कोई मुलाकात नहीं हुई और न ही पत्र का कोई जवाब दिया गया। आरोप है कि राज्य चुनाव आयुक्त के सवालों के जवाब तहसीलदार दे रहे हैं, जिससे नाराज होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। प्रतिष्ठान ने सवाल उठाया कि क्या एक मतदाता के रूप में मतदाताओं के कोई अधिकार हैं या नहीं। आमची भेट 5 तारखेला पण झाली नाही, आजही झाली नाही। आम्ही सचिवांशी भेटलो, त्यांच्याशी संवाद साधला, परंतु आमच्या पत्राचं उत्तर 10 दिवस जर का या लोकशाहीमध्ये भेटत नसेल तर मग आम्ही घोषणाबाजी नाही करायला पाहिजे तर काय करायला पाहिजे। आम्हाला कायदा सुव्यवस्था त्यावेळेस हातात घ्यावीच लागली, कारण की माणसं मरत असताना सुद्धा तहसीलदार येऊन भेटतात। राज्य निवडणूक आयोगाला विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर तहसीलदारांनी द्यायला पाहिजे का? मग कुठे लोकशाही जिवंत आहे? जर का निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे तर मतदार म्हणून आमचा सुद्धा प्रश्न आहे ना त्यांना, की आम्ही विचारू शकतो की आम्ही मतदान कशा पद्धतीने केलं गेलं पाहिजे। एक कुठल्याही व्यक्तीला जर का तंत्रज्ञानाची माहिती नाहीये तर त्यांनी मतदान कोणाला केलं आणि कोणाला जाते, कशा पद्धतीने ते मतदान होतंय हे जाणून घेण्याचा लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याला तो अधिकार दिलाय आणि आज त्याच अधिकाराची विचारणा करण्यासाठी आम्ही तिथे गेलेलो होतो।
नेमका आक्षेप काय होता तुमचा मशीन संदर्भात? आमचा आक्षेप एकच आहे की ईव्हीएम बॅन करून आम्हाला समजल सोप्या पद्धतीमध्ये बॅलेट पेपरवरतीच मतदान घ्यायला पाहिजे. आज जागतिक महासत्ता असणाऱ्या देशांमध्ये बॅलेट पेपरवरती मतदान होतं. आज कर्नाटकमध्ये सुद्धा ईव्हीएम बॅन करून बॅलेट पेपरवरती मतदान घेण्यात आलं. मग याच राज्य निवडणूक आयोगाला कोणाचा पुळका आहे? कोणाच्या सांगण्यावरून तुम्ही ईव्हीएम वरती मतदान घेतात? तुम्ही जर का निपक्षपाती पद्धतीने काम करत असताल तर मतदार म्हणून आमच्या भावना जाणून घ्या. ताई, एक शेवटचा प्रश्न. ज्या पद्धतीने तुम्ही म्हणालात की कोणाच्या सांगण्यावरनं निवडणूक आयोग हे करताय, तशा पद्धतीचा प्रश्न तुम्हाला देखील विचारू शकतात. तुम्ही कोणाच्या सांगण्यावरनं करताय अशा पद्धतीचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. नेमकं कोणती संस्था आहे, काय आहे? आम्ही कोणाच्या सांगण्यावरून ना कुठल्या पक्षाचे आहोत ना राजकीय नेत्यांचे आहोत. आम्ही कुठलेही फक्त भारताचे एक सुजाण नागरिक म्हणून धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे शौर्य प्रतिष्ठानचे आम्ही मावळे आहोत आणि आम्ही एक या भारताचे नागरिक म्हणून मतदार म्हणून आम्हाला अधिकार आहे हा प्रश्न राज्य निवडणूक आयोगाला विचारण्याचा. आम्ही कुठल्याही विरोधातले नाही किंवा कुठले सत्तेतले नाहीये. मामले की जानकारी मिलते ही नजदीकी मरीन लाइन्स पुलिस थाने की टीम तुरंत चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे धर्मवीर संभाजीराजे शौर्य प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. सरकारी दफ्तर में घुसकर हंगामा करने और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी के आरोप में मरीन लाइन्स पुलिस ने मुंबई पुलिस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है. संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साथा की संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है. पुलिस विभाग ने मजिस्ट्रेट टीम के गठन के लिए संभल एसडीएम को पत्र भेजा. टीम के गठन के बाद कुर्की की तिथि भी तय की जाएगी. संभल के एसपी उत्तर कुलदीप सिंह ने मंगलवार को बताया कि शारिक साथा थाना नसाखा क्षेत्र के मोहल्ला हिंदपुरा खेड़ा स्थित पजाया का निवासी है. उसके खिलाफ धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी, लेकिन निर्धारित समय में न्यायालय में पेश न होने पर संबंधित न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी कर दिए हैं. पुलिस के अनुसार शारिक साथा लंबे समय से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई है, लेकिन सफलता नहीं मिली. रिकॉर्ड के मुताबिक वह वर्ष 2020 से भारत से बाहर है और दिल्ली जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई चला गया था. एसआईटी की रिपोर्ट में उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास की बात कही गई. पुलिस के अनुसार शारिक साथा को देश का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है. ये देखिए, जो शारिक साठा के विरुद्ध जो हमारी विवेचनाएं चल रही हैं और जो उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है स्थानीय पुलिस के द्वारा, उसमें अभी विवेचक के द्वारा एक प्रकरण में इनकी जो नखासा क्षेत्र में थाना क्षेत्र में जो घर है उसकी कुर्की का आदेश जो है वो सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया गया है और उसमें जो है अग्रिम जो है वो कार्रवाई प्रचलित है. इसमें डेट निर्धारित करके और टीम गठित करके जो कुर्की की कार्रवाई है वो यथाशीघ्र जो है वो पूर्ण की जाएगी. देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार आईआईटी कानपुर से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां अवसाद से जूझ रहे एक शोधार्थी ने कैंपस की 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. महज 22 दिनों के भीतर यह आईआईटी कानपुर में दूसरी आत्महत्या है, जबकि बीते 2 वर्षों में ऐसी 9वीं घटना बताई जा रही है. मृतका की पहचान राजस्थान के चूरू जिले के विद्यासर स्थित गिरिवसर निवासी 28 वर्षीय रामस्वरूप ईशाराम के रूप में हुई है, जो आईआईटी के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस पीएचडी कर रहे थे. वह जुलाई 2023 से आईआईटी कैंपस की न्यू एसबीआरई बिल्डिंग में पत्नी मंजू और 2 साल की बेटी के साथ रह रहे थे. मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे उन्होंने बिल्डिंग की 6वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगा दी. गंभीर हालत में उन्हें शारदा नगर स्थित फॉर्च्यून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच भी शुरू कर दिया है. कल्याणपुर को एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें बताया जाता है कि स्वरूप ईश्वरम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष है. ये आईआईटी में पीएचडी के स्टूडेंट हैं. इन्होंने एसबीआई बिल्डिंग जहां पर ये निवास करते थे वहां पर इन्होंने 2nd फ्लोर से छलांग लगा करके सुसाइड अटेम्प्ट किया है. तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है. तब तक ये फॉर्च्यून हॉस्पिटल इनको ले जाया जाता है. यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है. जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, फॉरेंसिक टीम से उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं. जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ही पता चला है कि ये डिप्रेशन के की प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी. और जो अभी जो इनकी वाइफ और जो इनकी बेटी है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है.
इनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया, बॉडी मॉर्चरी में भिजवाई गई है, जैसे पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा अनामिका गुप्ता उर्फ लक्ष्मी कुमारी अपने हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। वह परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल एग्जीबिशन रोड में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। शव पंखे से लटका पाया गया था, लेकिन पुलिस और परिजन के आने से पहले ही छात्रा को पंखे से उतारकर बेड पर रखा गया। परिजन इसे संदिग्ध मानते हैं और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दो लड़के मुशाहिद रेजा और मुकर्रम रेजा को अभियुक्त माना जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल संचालक विशाल अग्रवाल, रणजीत मिश्रा और वार्डन खुशबू कुमारी और अन्य की मिली भगत से अनामिका को प्रताड़ित कर 6 जनवरी को हत्या कर दी गई। परिजन ने थाना प्रभारी को पत्र लिखकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। सूरत शहर की साइबर क्राइम सेल ने अमरोली इलाके में छापेमारी कर देश भर में फैले करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके बैंक खातों से हजारों करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने नाम से बैंक खाते खुलवाकर साइबर फ्रॉड गैंग को कमीशन पर इस्तेमाल करने देते थे। प्रमुख आरोपी प्रवीण भाई धांधला ने के पास से मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, रबर स्टैंप और स्वाइप मशीन और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। अन्य गिरफ्तार आरोपी अंकित पारी गोस्वामी, चेतन भाई लिम्बाड़ी, विपिन भाई सावलिया और अजय भाई गोस्वामी के खातों में कुल 3,212 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का पता चला। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार इन खातों से जुड़े 410 साइबर फ्रॉड मामलों की शिकायत देश के 25 से अधिक राज्यों में दर्ज है, जिनमें कुल 40 करोड़ 54 लाख रुपए की ठगी हुई है। इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के नेटवर्क को गंभीर झटका लगा है। वर्ष के 10वां महीना में सूरत शहर साइबर सेल द्वारा अमरोली विस्तार में एक रेड करने में आई थी कोसाड़ आवास में, जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण दादल को अरेस्ट करने में आया था और उसके पास से हमको 154 बैंक अकाउंट के किट वगैरह मिले थे। फिर हमने जब उसमें आगे तपास की तो हमने 4 नाश्ता आरोपियों का नाम खोला था। उन 4 आरोपियों को हमने एक संयुक्त ऑपरेशन किया, जिसमें 25 पुलिस की टीम और RR देसाई साहब के नेतृत्व में रात में एक साथ 4 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया। उनके पास जो जितने बैंक अकाउंट्स थे उनका जब हमने आंकड़ा निकाला है तो हमें पता चला है कि टोटल 212 करोड़ के ट्रांजैक्शंस उन अकाउंट्स में हुए हैं और उसके साथ साथ टोटल 410 NJCRP कंप्लेंट्स उन अकाउंट्स के सामने दर्ज हुई है। ये जो आरोपी है, ये लोग जो बैंक अकाउंट खुद के नाम पर खुलवाते थे, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों, और इन सभी बैंक अकाउंट्स को ये लोग कमीशन के लिए, मतलब कमीशन लेने के हिसाब से प्रवीण दादल को देते थे, जो हमारा मुख्य आरोपी था, जिसको हमने रेड के दरमियान पकड़ा था। और जो कमीशन का अमाउंट है वो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए 30,000 रुपया फिक्स था और करंट अकाउंट के लिए 1 लाख रुपया ये लोग लेते थे। इनको कहाँ से पकड़ा गया? इनको सबके अपने अपने घर से पकड़ा गया, रात को जब सो रहे थे तब। ये लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और ये लोग खुद के नाम पे अकाउंट खोल के एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम के हिसाब से ये लोग ने प्रवीण दादल को अकाउंट देने का काम किया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।